हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपोर्ट हमारी जितनी भी कस्टम लॉ की जो हमने अमेंडमेंट्स कवर करी थी वो सब। ठीक है, अभी कस्टम लॉ में कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि हमारे सीएमए इंटरमीडिएट आईडीटी के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो जस्ट ओनली वन अमेंडमेंट। अब आप समझ सकते हो भाई 20 मार्क्स का आपका कस्टम लॉ आता है और उसमें से अगर सिर्फ एक अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसके चांसेस हैं पेपर में आने की। सो लेट्स डू इट। अब ये अमेंडमेंट है किसमें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर वाले चैप्टर में। वहां पे स्टूडेंट्स हमने ना इंपोर्ट के रिगार्डिंग रूल्स पढ़े थे, उसी एक रूल में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब ये अमेंडमेंट क्या कह रही है, यहां पर स्टूडेंट्स इन्होंने एक तो बोल दिया कि कौन से रूल्स हैं। सो दीज आर द कस्टम्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, अमेंडमेंट रूल्स 2022। सो एज दीज आर, आप समझ ही गए होंगे भाई रूल्स 2022 यानी कि ये हमारे 23 वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस इट। तो पहली बात तो आती है, हमने बात करी थी ना कि भाई सारा जो प्रोसीजर है कस्टम वाले अब सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं, किसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो जाए कि लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। बात करी थी, हाँ बात करी थी। तो इन्होंने इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स क्या किया, अपना जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेटेड कर दिया। अब जहां जहां पे मैं आपको हाईलाइटर से मार्क करवाऊंगी उसको मार्क करते रहो। प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दिया। प्रोसेस को ऑटोमेटेड कैसे किया, उन्होंने कहा अब जो हमारा काम है हम आपको एक कस्टम का भी कॉमन पोर्टल देते हैं। ठीक है, आप उस पोर्टल पर काम करना है। जीएसटी का कॉमन पोर्टल कौन सा था, www.gst.gov.in, यही था। यस, यहां पर कॉमन पोर्टल का नाम है स्टूडेंट्स www.icegate.gov.in। अब मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, तो .gov.in तो लगेगा ही, जीएसटी में बताया था। ऐसे ही आपको भी याद क्या करना है कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने कॉमन पोर्टल बनाया है उसका यूआरएल क्या है, आइसगेट, www.icegate.gov.in। हाँ, वो एमसीक्यू में ये बात हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इन्होंने इस पे करा क्या स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे जो फॉर्म्स है ना उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो भी इंपोर्टर आता है वो अपनी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करे और उसका सारा काम जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसीजर के बेसिस पर चलता रहेगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अगर मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई अपनी कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो वो क्या करे, ट्रांजेक्शन करने से पहले उसको परमिशन चाहिए होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने से पहले। हाँ मैम, तो स्टूडेंट्स उसको जो परमिशन चाहिए वो इसी कॉमन पोर्टल के थ्रू लेगा। उसको करना क्या है, अपनी इंटेंशन वहां पर कर दे कि भाई हाँ मुझे देखिए, हो सकता है उसको कंसेशनल रेट, कम रेट ऑफ ड्यूटी पर कुछ मंगवाना हो, या फिर ये बोलना हो कि मैं गुड्स रिसीव करने वाला हूँ, परमिशन लेनी हो कि मैं इंपोर्ट करवा के दोबारा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, री एक्सपोर्ट, या फिर जो मेरे गुड्स हैं मैं उनको क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन चाहता हूँ। कुछ भी जो भी करना है अपनी इंटेंशन वहां पर लिख दे कि हाँ भाई मेरी ये इंटेंशन है, मैं इस वजह से, मेरी इस वजह से मैं इन गुड्स को इंपोर्ट करवा रहा हूं। क्या किस लिए करवा रहे होंगे, या तो डोमेस्टिक पर्पस यूज करोगे या इंपोर्ट क्यों करवाओगे मैम, या फिर हम इंपोर्ट करवाएंगे री एक्सपोर्ट के लिए, ओके, या फिर अभी हम इतना बता रहे गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं। जो करना है सारी इंटेंशंस आइस गेट पर जाकर आपको वहां पर मेंशन करनी है उनके स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहां पर हो गया। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बेस्ड परमिशन एंड इंटरवेंशन जो है वो वहां पर लेनी है। उसके बाद बात आई मैम, जैसे हम जीएसटी रिटर्न वाला फाइल करते हैं, क्या यहाँ पर हम कोई मंथली स्टेटमेंट फाइल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कॉमन पोर्टल पर जाकर, अब मैं ना बार बार कॉमन पोर्टल बोल रही हूँ तो कोई भी स्टूडेंट गलती मत करना सोचने की इट्स www.gst वाला नहीं, इट्स www.icegate.gov.in। ठीक है, कस्टम की बात हो रही है। तो यहां पर बोला स्टूडेंट्स अब हमें एक मंथली स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है इंपोर्टर को कॉमन पोर्टल पर। हाँ, बस महीने में एक बार करनी है। अब आता है कई बार, चलो ये तो बात हो गई कि हमने ना डोमेस्टिक क्लियरेंस करवा लिया, रिसीव करे, कुछ भी, हम इंटर यूनिट ट्रांसफर भी तो करते हैं। मतलब हमने एक यूनिट से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सामान भेजना है, तो उसके लिए भी जो भी हमें करना है हमें इसी कॉमन पोर्टल पर करना है। क्लियर, ग्रेट। अच्छा,
मैम अगर हमें खुद से पेमेंट करनी है लाइक ड्यूटी की पेमेंट या कुछ, तो क्या पेमेंट भी यहाँ से करेंगे? कॉमन पोर्टल है भाई, सारा काम यहाँ से करेंगे, कोई और हमारे पास कोई और जरिया नहीं है कुछ करने का। सो इट मीन्स हमें वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन भी दे दिया है वॉलेंट्री पेमेंट के लिए, अगर हम खुद से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात आई कि यहां पर अब ये करेगा क्या। देखो स्टूडेंट, वन टाइम प्रायर इंटीमेशन ऑफ इंटेंट टू अवेल IGCR बेनिफिट, उसने ये कहा कि हम क्या करेंगे, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स कंसेशनल रेट वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था, अगर अब उसको ऐसा कुछ मंगवाना है, मैम ये IGCR क्या है? दिस इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, दिस इज IGCR। ठीक है, ये है हमारे पास IGCR। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहले क्या थे? IGCR रूल्स 2017 हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, यस। उन्हीं के साथ साथ में इसने यहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन दे दी थ्रू द अमेंडमेंट रूल्स 2022। ठीक है, अब क्या बोला, आपको जो भी काम करना है ना, एक बार उसकी इंटीमेशन दे दो। मैं बोल रही हूं एक बार इंटीमेशन दे दो, यानी वन टाइम प्रायर इंटीमेशन। मैम मंगवाने के बाद, स्टूडेंट्स मंगवाने के, आपने सामान मंगवा लिया तो इंटीमेशन कैसी हुई? ठीक है ना, अगर आप किसी को पहले बता रहे हो, दैट इज अ प्रायर इंटीमेशन है। ठीक है, वन टाइम आपको देनी है कि भाई मैं इस IGCR बेनिफिट का अगर आपको ये अवेल करना है। इसमें क्या अवेलेशन थी मैम? मतलब अगर आप पहले बता दोगे तो आप IGCR का बेनिफिट अवेल कर सकोगे, मतलब वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर मंगवाना एंड जितने भी हमने वहां बेनिफिट्स पढ़े थे, हम यहाँ पर उनको क्लेम कर पाएंगे। अब उसने कहा कैसे कैसे बताएं स्टूडेंट्स, मेन बेनिफिट क्या था? कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर मंगवाना, यानी अब हम ये कह रहे हैं भाई हम ना सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं विद द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग इट, तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी वो हमें दे सकते हैं वहां पर। तो ये सब काम आप पहले बता देना, इंटीमेट कर देना उसको। ओके, कैसे करेंगे? ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्म होता है IGCR 1। ठीक है, उस फॉर्म में हम उनको बता देंगे। अब बात आई मैम उस फॉर्म में वो उनको क्या क्या बताएगा। पहली बात तो सबसे पहले जहां से शुरू करोगे, जो पर्सन बोल रहा है ना मैं ये काम करना चाहता हूं, यानी कि इंपोर्टर, वो अपना नाम पता दे देगा। दैट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉब वर्कर, इफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, अब क्या हुआ मैम, अपने पास नहीं मंगवाना था, मतलब अपने पास मंगवा के जॉब वर्कर को सप्लाई करना है। अच्छा, तो जॉब वर्कर का भी नाम और पता दे दो। ठीक है ना, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर आपने जॉब वर्कर क्या होता है, जल्दी से बोलो, जॉब वर्कर क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैम जॉब वर्कर का मतलब होता है, अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि जब हम किसी को सामान भेज रहे हैं कि इस सामान पर आप ये प्रोसेस अप्लाई कर देना, तो दैट आर द जॉब वर्कर्स। अब आप अपना नाम पता, यानी इंपोर्टर का नाम पता, और जॉब वर्कर अगर है तो उसका भी नाम और एड्रेस दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हमने अब ये बताना है स्टूडेंट, द गुड प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस अंडरटेकिंग एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर और हिज जॉब वर्कर इफ एनी और बोथ। वो क्या कह रहा है, मंगवाना है। ठीक है, अब हम उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी खुद कर रहे हैं खुद के लिए लिख दो, जॉब वर्कर करेगा वो बता दो, दोनों कर रहे हैं तो वो भी बता दो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने क्या दिया, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं या जो प्रोसेस करी है एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। थर्ड, अब हमारे पास जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं, मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाने के बाद उस रॉ मटेरियल से कैलकुलेटर बना रहे हो, तो जो आपने वो गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द इंपोर्टर और द जॉब वर्कर, कहीं पर भी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं उनका भी नेचर और डिस्क्रिप्शन बता देना। ठीक है, अच्छा और क्या बताना चाहोगे? मैम पैसा बचाना है, पैसा बचाना है यानी कि एग्जाम्पशन चाहिए, एग्जाम्पशन चाहिए तो ये लिख देना कि मैंने जो इंपोर्ट करवाया है उस पर ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होती है, आप ही ने नोटिफाई किया था, तो आप याद रखिएगा कि मेरे पर ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, अब मान लो हमने क्या किया कि गुड्स इंपोर्ट करवाने के बाद, ठीक है, अभी एक काम करो, एक बार 4 पॉइंट्स एक बार रीड आउट करिए। चलिए स्टार्ट करें, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर यूटिलाइजिंग द गुड्स इंपोर्टेड। पहले केस में मैंने बोल दिया गुड्स मंगवा लिए, रॉ मटेरियल मंगवा लिया, उससे कैलकुलेटर्स बना लिए। ऐसा भी तो हो सकता है आप कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो और उससे अब आप सर्विसेज दे रहे हो उसका यूज करके, तो वो भी बता देना। या फिर स्टूडेंट्स जितनी भी आपके इंटेंडेड पोर्ट्स हैं, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो कि मैंने और कुछ कि मैं यहाँ पर मंगवाऊंगा, ठीक है, तो वो सारे पोर्ट्स के बारे में भी आपको वहां पर बताना पड़ेगा। ओके, जल्दी से बता दो इतना समझ आया या फिर नहीं आया, टेल मी वेरी फास्ट। देखो अब मैम बाद में कमेंट कर दे, अरे अब भी कमेंट करो ना, जो कि मुझे पता भी चल सके कि हाँ आपको इतना समझ आया। प्लस स्टूडेंट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई भी डाउट्स लग रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली अपना नंबर दे रही हूँ, आप उस पर मुझे किसी भी टाइम मैसेज करो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 8798874134, ठीक है। So you can contact me anytime and you can ask your doubts कि हाँ मैम हमें ये डाउट्स आ रहे हैं। सेकेंड व्हाट यू कैन डू इज, अगर कई बार होता है कि हो सकता है व्हाट्सएप पे अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हो, मेरी ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे इंस्टॉल कर लो, वहां पर चैट ऑप्शन आएगा, वहां पर चैट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। अब मैंने आपको क्या बोला, हम इंटेंडेड पोर्ट के बारे में बता देंगे। तो अगर मैं इसको क्लास में रिवाइज करवा दूं तो क्या क्या बताना है, अपना एड्रेस, नाम, जॉब वर्कर का नाम और एड्रेस, देन जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं या फिर जॉब वर्कर ने करे हैं, या फिर जो गुड्स इंपोर्ट करवाने के बाद आपने कोई दूसरा गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है या जॉब वर्कर ने किया है, गुड्स मंगवाकर आपने आउटपुट सर्विसेज दी हैं, आप पर कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, या फिर अगर हमारे जितने भी इंटेंडेड पोर्ट्स हैं कि कहां कहां हम सामान मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, आपने इंफॉर्मेशन जब दे दी कॉमन पोर्टल पर, ठीक है, तो स्टूडेंट सब्सिक्वेंटली अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाता है जिसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं। अब उस यूनिक नंबर का नाम है दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद करना है, कैसे याद करना है, आईजीसीआर के रूल्स चल रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, इतना तो है ही, यस, उसके आगे आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, क्लियर। अच्छा, अब नॉर्मली इसमें हमसे गलती क्या होती है, हमें लगता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, नहीं, ऑफ ड्यूटी की जगह यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर है एट इट्स IIN की फुल फॉर्म होती है, I स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, नेक्स्ट I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर, दैट इज IINA जनरेट हो जाएगा, मतलब आपने इंफॉर्मेशन दी, IIN जनरेट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैम अपने एरिया वाले ऑफिसर को भी जाकर अलग से बताएं, नहीं, तभी तो ये ऑटोमेशन प्रोसेस है, ऑटोमेटेड बेसिस पर है। आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल थ्रू द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल के थ्रू, आपको अलग से नहीं जाना, उसी कॉमन पोर्टल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दैट विल बी मेड अवेलेबल टू द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर, या फिर जो भी आप जिस भी पोर्ट पर सामान मंगवा रहे हो उसके ऑफिसर पर ये इंफॉर्मेशन जानी है, क्लियर। ओके, अच्छा मैम कोई चेंजेस वाला है तो हाँ आप अपडेट कर सकते हो, IGCR1 को आप अपडेट कर सकते हो। तो okay, IGCR1 क्या है, वो फॉर्म जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, सो यस इट कैन बी अपडेटेड। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, अब मान लो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा मैम हमारे पास ना आई एम एन इम्पोर्टर, ठीक है, मैं यही मान रही हूँ मैं इम्पोर्टर हूँ। अब जब मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ मेरे पास ऑलरेडी मेरे कुछ यूनिट्स हैं जिन पर IGCR रूल्स 2017 लग रहे हैं, फिर क्या करें, अब क्या करें, उस पर तो ऑलरेडी लग रहे हैं और अमेंडेड रूल्स आ गए, अब क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उस केस में क्या किया जाएगा, देखिए, द इम्पोर्टर शेल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सच डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फॉर्म IGCR1 ऑन द कॉमन पोर्टल, और उसके अगेंस्ट वो एक IIN बना लेगा। मतलब आपके कुछ यूनिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के अंडर, तो आप उसके बेसिस पर इंटीमेशन दे दो IGCR1 में और IIN जनरेट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है मैम हमें तो ना बॉन्ड बनाना है, ओके, मतलब पेमेंट नहीं करनी, अभी बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड के साथ बैंक गारंटी चाहिए होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, याद है ना, यस। अब अगर आपको बॉन्ड बनाना है
तो स्टूडेंट्स फॉर दैट वन टाइम कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड हमारे पास एक फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है सॉरी, जिसमें है कि हमारे सारे इंपोर्ट्स भाई उस बॉन्ड में कवर हो सकते हैं। हाँ, तो क्या बॉन्ड एप्लीकेबल है इस केस में भी? यस, डेफिनेटली एप्लीकेबल है। बस आप एक काम करना, IGCR 1 फॉर्म में एक पार्ट बी है हमारे पास, उसमें सारी डिटेल्स फिलअप कर देना। मैम अगर पेपर में ना ये पार्ट भी मेरा याद नहीं रहा, ये याद रखना IGCR 1 में जाकर डिटेल्स अपडेट कर देना। ओके ग्रेट, वैसे याद रहेगा पार्ट बी स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड अपडेशन, पार्ट बी स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड अपडेशन, बी फॉर बॉन्ड, बी फॉर बॉन्ड। ओके, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला भाई बैंक गारंटी आती है जहां पर भी बॉन्ड आए, तो अब आपको उस बॉन्ड की फिजिकल कॉपी, मैम बॉन्ड की फिजिकल कॉपी डेफिनेटली ना, क्योंकि आप बैंक गारंटी के साथ उसको लगाओगे। आप स्टूडेंट्स फिजिकल कॉपी ऑफ द बॉन्ड प्लस जिस बैंक ने आपकी गारंटी ली है, ठीक है, आप उसको सबमिट कर दोगे किसको? जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। उसके बाद जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर उस बॉन्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा। कैसे करेगा? उसके पास एक कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, वहां पर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो बॉन्ड नंबर है या फिर बैंक गारंटी है, ये स्टूडेंट उसके बाद हमें, अगर आई एम एन इम्पोर्टर तो मुझे कॉमन पोर्टल पर वो दिख जाएगी। ओके यस मैम, बस इतना ही करेंगे इसी लाइन को? हाँ जी, बस इतना ही करना है इस लाइन को। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है, इट इज क्लैरिफाइड, जहां पर स्टूडेंट्स इफ द बॉन्ड और बैंक गारंटी हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, पहले ही अगर हम उसको एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ही हम ये बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी दे चुके हैं, तो क्या नया बॉन्ड बनाए? नहीं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तंग नहीं करेंगे आपको दोबारा से बॉन्ड बनवाने की, फ्रेश बॉन्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। वो उसी बॉन्ड की इंफॉर्मेशन अपने कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में एंटर कर देगा और आपके लिए एक बॉन्ड नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड नंबर क्या होता है? जब आप उसको बॉन्ड वगैरह दिखाते हो तो जब वो अपने कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में उसको एंटर करता है, बॉन्ड नंबर आ जाता है, ठीक है। हाँ, दोनों केसेस में आप न्यू बना रहे हो चाहे फिर पुराने वाला है। अब एक बात इंपॉर्टेंट मैम, अगर हम ये वाली जो क्लास है ना, बेसिकली हम पेपर से पहले दिन देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे की क्लास है, आप यही देख लो, उसके बाद आपको कहीं से भी इंपोर्ट प्रोसीजर्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द मटेरियल आई एम यूजिंग इज द सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके यस, उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है, अगर हम गुड्स को कंसेशनल रेट पर मंगवा रहे हैं तो क्या होगा? ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, कि आप क्या करिए, इंपोर्टर को अपना इंपोर्ट जो हमने बात करी थी IGCR का आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसका कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड नंबर, जहां जहां जरूरत है उसको फिलअप कर दे, ठीक है ना। किस लिए मंगवा रहे हो आप? कंसेशनल रेट, यानी कम ड्यूटी का रेट आप वहां पर पे करोगे। उसी बेसिस पर स्टूडेंट जो हमारा डिप्यूटी कमिश्नर है या जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो हमें अलाउ कर देगा कि ठीक है, हम आपको एग्जाम्शन नोटिफिकेशन जिसमें कि कंसेशनल रेट दिया गया था, वी आर अलाउंग यू दैट, आप वो अलाउ करवा सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद एक बार अगर बिल ऑफ एंट्री क्लियर हो गई होम कंजम्पशन के लिए, तो आप बॉन्ड क्या करेगा इंपोर्टर, देखो बॉन्ड क्यों बनाया जाता है मैम, अभी ना हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं करवा रहे थे, हम वेयर हाउस वगैरह में डाल रहे थे या ऐसा कुछ था। अब अगर आप उसको क्लियरेंस करवा रहे हो, आपने पहले बॉन्ड बनवा रखा है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा कि हाँ भैया बॉन्ड खत्म, ओके, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी कॉमन पोर्टल पर। मैम थोड़ा सा इसको समराइज कर दो। ओके डेफिनेटली ये याद रखना, जो ऑफिसर्स वगैरह का काम हो रहा है वो कहाँ कर रहे हैं? कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में, और जो हमें देख रहा है एज एन इंपोर्टर, हमें देखना है कॉमन पोर्टल। क्लियर? बस ये दो चीजें ध्यान रखना, आपसे गलती नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया, जब हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, हम गुड्स किस किस लिए रिसीव करेंगे, कौन सी 3 कैटेगरीज होंगी? चलिए लेट्स डू इट। मैम जो 3 कैटेगरी जिसपे हम गुड्स रिसीव करेंगे, पहला तो अगर हम अपने प्रीमाइसेस में कर रहे हैं, सेकंड जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पर कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड हमने कह दिया भाई आधा थोड़ा सा हम ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको दे रहे हैं, यानी पार्टली एज एन इंपोर्टर के प्रीमाइसेस और पार्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पर। बस 3 केसेस हैं। अपने प्रीमाइसेस पर सामान आएगा अगर आप रिसीव कर रहे हो, वेयर हाउस वाला नहीं है, आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हो कि मैं लेकर जा रहा हूं, अपने प्रीमाइसेस पर, जॉब वर्कर के या पार्टली दोनों पे। बस
तो इन सभी केसेस में स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उस इंटीमेशन के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि आप जो गुड्स रिसीव कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, वो सारी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। हाउएवर मान लो कि अगर नॉन रिसीट आपके पास क्या हुआ स्टूडेंट, जो गुड्स है ना वो पूरे रिसीव नहीं हुए, कुछ भी हो गया रास्ते में, डेरेलिक्ट, फ्लॉटसम, जेटसम, एनी काइंड ऑफ मैम गुड्स पूरे रिसीव नहीं हो रहे, तो क्या करें, हो ही नहीं, नॉन रिसीट है या शॉर्ट रिसीट है, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स हम IGCR 2 फॉर्म में कॉमन पोर्टल पर इमीडिएटली इंटीमेट कर देंगे, भाई देखो ऐसा हुआ था। फिर स्टूडेंट्स हमें मैम ये इंटीमेशन किस बेसिस पर देना है, हमारे पास ऑलरेडी IGCR 1 यानी जब हम इंपोर्ट करवा रहे थे IIN नंबर आया हुआ है ना, तो उस IIN नंबर के बेसिस पर स्टूडेंट हम देखो क्या रहा यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम हमने इंपोर्ट करवाने के लिए बात करी ना मैम, हमारे पास IGCR 1 फॉर्म आया, उसके बाद सब कुछ करने के बाद एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, गुड्स पूरे नहीं मिल रहे, इसके बारे में बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। तो नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स को IGCR 2 में बता दो, बट कैसे बताओगे, कोई जरिया तो होगा, या पोर्टल पर डाला आ गया, उनको क्या पता, डोरेमोन है क्या, मुझे अपने आप पता चल जाएगा कौन मंगवा रहा था जिसको कम मिला है, नहीं। सो अगेंस्ट दिस IIN नंबर, क्योंकि ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वहां पर आप इसके बेसिस पर आप वहां बता सकते हो कि मुझे गुड्स कम मिले हैं, ठीक है। अब हो सकता है स्टूडेंट देखो मैम, जब भी हम गुड्स क्लियर करवाते हैं एक बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी है, इंपोर्ट जब करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने इंपोर्ट करवाया तो अगेंस्ट ईच बिल ऑफ एंट्री जो आपने प्रेजेंट करी थी वहां पर, उसके अगेंस्ट में बता देना भाई किस पर कितना कम मिला है। सो इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ IIN अगेंस्ट ईच बिल ऑफ एंट्री। कम गुड्स मिल रहे हैं तो इस तरीके से कर देंगे, ओके। यस, एवरीथिंग इज रिटन इन इट, बिल ऑफ एंट्री है, इनवॉइस है, आइटम है, सब कुछ हम बता देंगे भाई इन के बेसिस पर इतना इतना कम हमें मिला है। अब मैम अगर हम गुड्स जो है वो जॉब वर्कर के सामान पे भेज रहे हैं तो क्या रहेगा, फर्स्ट केस में बोल रही हूँ जहां पर स्टूडेंट्स पहले इंपोर्टर के पास सामान आया और फिर वो क्या कर रहा है, वो जॉब वर्कर को भेज रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, आपको सिंपल सी एक बात करनी है, क्या करनी है कि आप वहां पर ई-वे बिल बना दोगे, क्योंकि अब हम जॉब वर्कर को सामान भेज रहे हैं, तो स्टूडेंट जहां भी जाना है वो अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और वेयर एवर एप्लीकेबल, ई-वे बिल जहां जहां एप्लीकेबल हो रहा होगा वहां पर वो भेज देगा। इन्होंने क्लियर करा है, एक बार सामान इंपोर्टर के पास आ गया, ऑफिसर फोन करके नहीं पूछेगा जॉब वर्कर को भेज रहे हो क्या, नहीं। सो इट हैज बीन डन अवे विद, अब नहीं करना उसको, आपको क्या करना है, अंडर एन इनवॉइस या जहां एप्लीकेबल है ई-वे बिल के थ्रू कर देंगे, ओके। चलो ग्रेट। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला मैक्सिमम पीरियड जितने के लिए जॉब वर्कर के पास सामान रह सकता है। हाँ अच्छा मैम, सामान मंगवा लिया फिर कुछ भी करे, कस्टम डिपार्टमेंट पूछेगा नहीं, वो एक बात जरूर पूछता है, क्योंकि देखो ना अगर आप हम मतलब कुछ भी ऐसा ना हो रहा हो कि स्मगलिंग वगैरह हो रही हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो वो एक बात जरूर कहता है, आपने जो सामान इंपोर्ट करवाया ना, मुझे उसकी मंथली स्टेटमेंट चाहिए कि कहाँ कहाँ सामान कैसे कैसे, आप उसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर देना। सो द इंपोर्टर शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड एंड मेंशन सच डिटेल्स इन द मंथली स्टेटमेंट, ओके। यस, कि बेसिकली वो उस सामान के बारे में पूछता है आपसे कि जो आपने जॉब वर्कर पे भेज रखा है, किसी और जॉब वर्कर पे भेजा हुआ है, वो सब, ठीक है, उस सबको मंथली स्टेटमेंट में फाइल अप कर देना। अब मैम अगर ये फाइल अप करवा रहा है तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एक मैक्सिमम पीरियड है जब तक आपका सामान जॉब वर्कर के पास होना चाहिए। यस, तो जब भी डेट ऑफ इनवॉइस है या ई-वे बिल है उसके मैक्सिमम 6 मंथ्स तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो, 6 महीने के बाद या 6 महीने में वो कह रहा है या तो इंपोर्टर के पास सामान वापस आ गया हो, या फिर स्टूडेंट गुड्स जो है वो क्लियरली डायरेक्टली क्लियर हो चुके हैं, डायरेक्टली कहीं पर सप्लाई कर दिए हैं जॉब वर्कर से, या एक जॉब वर्कर से सामान दूसरे जॉब वर्कर को भेज दिया हो, मतलब कि उस पर्टिकुलर चिंतामणि अगर जॉब वर्कर है तो चिंतामणि के प्रीमाइसेस से सामान चला गया हो, ठीक है। अब इन केसेस में मैम वापस इंपोर्टर पर आ रहा है, कहीं और अगर क्लियर हो रहा है, कहीं और सप्लाई हो रहा है या किसी और जॉब वर्कर पर, कैसे होगा, सेम बात है, इंडिया का रूल, इनवॉइस या ई-वे बिल एप्लीकेबल के केस में, ठीक है। और इस बारे में भी इंपोर्टर उस मंथली स्टेटमेंट में लिख देगा।
नेक्स्ट आता है इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ये खत्म होने वाला है चैप्टर, नॉट अ बिग चैप्टर। इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजना है। अब मेरी बात ना दोबारा सुनना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजना है, एक प्रिंसिपल से जॉब वर्कर पे भेजना है, कुछ भी करना है, कस्टम डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना चाहिए कि आप इनवॉइस और ई वे बिल एप्लीकेबल वेयर एवर आप उसके अकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, आप सामान मंगवा चुके हो, अब आपको बॉन्ड या फिर कुछ और ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा मैम अगर हम इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर रहे हैं मतलब वहां कंजम्पशन होगी, हाँ, तो आप उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो इंटेंडेड पर्पस भी लिख देंगे। ठीक है, ये अब जहां पर इंपोर्टर चाहता है कि भाई मैं एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन अवेल कर लूं, तो अब वो कैसे करेगा स्टूडेंट? सो इट इज क्लेरिफाइड दैट द इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। देखो, इंपोर्टर ने कहा था मैं ना पर्टिकुलरली इस पर्पस के लिए सामान मंगवा रहा हूं, आप मुझे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन दे दो, दे दिया। वो कह रहा है अभी तो मैं दूसरे यूनिट में भेजूंगा, मैं कहीं और भेजूंगा, कुछ भी करूंगा, तो कितना मैक्सिमम टाइम में वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर ले? 6 महीने के लिए, जिस दिन इंपोर्ट हुआ उससे 6 महीने में कर ले। ठीक है, अब तो सेम दिया, जॉब वर्कर को कहा था 6 मंथ्स में सामान निकाल देना और इसको 6 महीने में आप कंजम्पशन कर लेना। तो इन केस ऑफ गुड्स दैट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, अब अगर मान लो कोई गुड्स यूटिलाइज नहीं हुए या फिर गुड्स डिफेक्टिव है, तो मैम फिर वो क्या करे? उसके पास ऑप्शन होगा, देखो डिफेक्टिव वाला है, यूटिलाइज नहीं हुए, या तो री एक्सपोर्ट कर दे या फिर स्टूडेंट सेम को होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस दिलवा दे, होम कंजम्पशन डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जहां भी हमारे पास कंसेशनल रेट लग रहा है, इन ऑल दोज केसेस स्टूडेंट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का केस भी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी 6 मंथ्स में कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, 6 मंथ्स में मैन्युफैक्चरिंग है या फिर हमारे पास कोई री एक्सपोर्ट का केस है, जो भी केस है सब कुछ 6 महीने में होगा। यानी आईजीसीआर रूल्स 2022 ने बोला हमें भाई जो मर्जी कर रहे हो 6 महीने में कर देना। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक एक बार जरा यहाँ पे रिवाइज करो। क्लास ऑन है, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ क्लास में। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, so just give me a second. Student, just give me a second, there is an important call. कोई OTP नहीं आया, नहीं आया, मैसेजेस में भी देख लिया। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट बात आती है मैम अगर जो है इंपोर्टर को री एक्सपोर्ट करना है गुड्स को तो क्या करे? तो स्टूडेंट्स क्या करना है, वो अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि उसका शिपिंग बिल नंबर हो गया, शिपिंग बिल डेट हो गई, किस पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहा है, इन सब के बारे में डिटेल्स को रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, अच्छा मैम जो वो डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा उसको क्या पता चलेगा कौन से गुड्स? तो उसके लिए जिस बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट जो गुड्स आए थे उन्हीं के अगेंस्ट में वो सारी डिटेल्स वो रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, अब अगर पहले केस में था कि द पर्सन की स्टूडेंट्स, देखिए पहले केस में हमने पढ़ा कि भाई उसकी जो मंशा है, उसकी जो इंटेंशन है दैट इज टू क्लियर द यूटिलाइज, जो हमारे डिफेक्टिव गुड्स वाला है अगर वो उनको कर रहा है तो किस तरीके से करे, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला, देखिए पहले केस में हमने बात करी थी, सॉरी, ठीक है, पहले केस में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात करी थी इंटर यूनिट ट्रांसफर के केस में। यहाँ पर देखते हैं कि अगर उसको री एक्सपोर्ट करवाना है तो वो कैसे करेगा? जो भी उसकी शिपिंग बिल नंबर है, शिपिंग बिल डेट है, जो भी है सब कुछ को रिकॉर्ड कर ले। नेक्स्ट आता है अगर इंपोर्टर जितने गुड्स उसके पास अनयूटिलाइज हैं या फिर डिफेक्टिव गुड्स हैं, ठीक है, वो उनको क्लियर करवाना चाह रहा है, यानी उनको होम कंजम्पशन वाला में लाना चाह रहा है, तो मैम फिर वो क्या करे? मतलब री एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं लेकर आ रहा है, क्लियरेंस ले रहा है अपने पास कि चलो ठीक है नहीं यूज हुआ तो नहीं हुआ। तो जो उसने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ली थी ना स्टूडेंट, अब जो उसकी रेक्विजिट ड्यूटी है एक तो वो पे आउट कर दे क्योंकि उसने उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, प्लस साथ में उसके ऊपर अब जो इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करे। मैम ड्यूटी कितनी पे करनी है? तो स्टूडेंट ड्यूटी पे करनी है उसको
जितनी एक्चुअल बनती थी माइनस जितनी वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में पे कर चुका है। ओके, यस। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितने टाइम का पे करना है, तो जिस दिन इंपोर्ट करवाया था और जिस दिन उसने एक्चुअल पेमेंट अब वो कर रहा है उसके बीच का इंटरेस्ट पे आउट कर देना, क्योंकि उतने दिन के लिए उसने उतनी ड्यूटी कम पे कर रखी थी। An option is available to the importer to clear the capital goods imported. नेक्स्ट पॉइंट, बस यही पेज है, लास्ट पेज पे हम, ठीक है, यस। तो अब ऑप्शन होता है इंपोर्टर के पास कि उसके पास जितने कैपिटल गुड्स उसने इंपोर्ट करवाए हैं उन सबको भी वो क्लियरेंस करवा सकता है। मैम अब इसमें कैसे करें, तो जितनी भी ड्यूटी है विद पेमेंट वो उसको पे आउट कर देगा। अब मैम जितने टाइम उसने ना विदाउट क्लियरेंस जो यूसेज हो रही थी अब उस पर करें, मतलब कौन सी वैल्यू पर करें, तो जो उसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू है, ठीक है, एट द टाइम जो उसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सभी के बारे में भी, क्लियरेंसेस, ड्यूटी, पेमेंट, जितना भी है सब कुछ मंथली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देगा। मंथली स्टेटमेंट होती है इसलिए भाई सब कुछ रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मंथली स्टेटमेंट। अब ये है क्या, तो उन्होंने कहा पहले क्वार्टरली रिटर्न बना थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, हमें अब सिर्फ इतना याद रखना है, नाउ देयर इज मंथली स्टेटमेंट। कब तक देनी है, तो 10 तारीख तक, यानी मान लो अगर अगस्त की आपको मंथली स्टेटमेंट देनी है तो 10 सितंबर तक, दैट इज बाय 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ। मैम फॉर्म नंबर आईजीसीआर 1 हो गया, यस। नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट के लिए आईजीसीआर 2 हो गया, यस। नेक्स्ट पर आ जाओ आईजीसीआर 3। तो अब ये जो उसको देनी है स्टूडेंट मंथली स्टेटमेंट, दैट इज इन द फॉर्म आईजीसीआर 3, ठीक है। अच्छा मैम वैसे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट गई होगी ना ये 10 तारीख वाली, ये कौन से मंथ के लिए गई होगी, सो स्टूडेंट जो पहली बार गई थी दैट इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, उससे पहले रूल्स ही नहीं थे। अब इन्होंने कहा यहाँ पर इंपोर्टर को क्या करना है, जितने गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं सबके बारे में बस इतना लिखना भाई मंथली स्टेटमेंट में मेंटेन कर ले, यानी कि अकाउंट्स मेंटेन कर ले। अच्छा अब आप मंथली स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या क्या लिखेंगे, मैम हम सारा लिख लेंगे, जॉब वर्कर को कितना भेजा, इंटर यूनिट ट्रांसफर कितना हुआ, वो सब भी, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं, मंथली स्टेटमेंट कॉमन पोर्टल पर जारी है, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंट्स रिगार्डिंग टू व्हाट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स उसने बोला कि मंथली स्टेटमेंट कॉमन पोर्टल पर आईजीसीआर 3 में जा रही है। एक हमने ना अकाउंट्स बनाने हैं, यहाँ लिख लो अकाउंट्स किस किस के बनाने हैं। पहला तो जितने गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं, प्लस अकाउंट्स में और क्या लिखना है, जितने गुड्स आपने अपनी इंटर यूनिट ट्रांसफर में भेजे हैं। मंथली स्टेटमेंट में बाकी सब कुछ लिख दिया कि जॉब वर्कर को कितना गया क्या, अकाउंट्स में सिर्फ ये 2 बातें लिखनी है। अब ये अकाउंट्स जाकर इंपोर्टर को किसको दिखाने हैं, तो जुरिसडिक्शनल डीसी या फिर एसी को, ठीक है, दैट इज डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को। फिर स्टूडेंट जॉब वर्कर के केस में मैम वो क्या करे, जॉब वर्कर के लिए अलग से अकाउंट्स बनेंगे। पहला अकाउंट हमने बना दिया जो उसने डीसी एसी को दे दिया, जॉब वर्कर के लिए अलग से अकाउंट्स बनेंगे जो कि उसके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को दिए जाएंगे, ठीक है। तो इंपोर्टेड गुड्स प्लस गुड्स इंटर यूनिट ट्रांसफर वो उसके जुरिसडिक्शनल डीसी या एसी को, और जॉब वर्कर के पास जा रहे हैं तो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, ठीक है। एन इंपोर्टर और द जॉब वर्कर जो भी इस रूल को कॉन्ट्रावीन करेगा, नहीं फुलफिल करेगा, उसको पेनल्टी लगेगी, ओके, या फिर उस पर कोई और एक्शन लेना होगा तो कस्टम एक्ट 1962 के लिए उस पर फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूटीज वो एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल मेजर। अब ये क्या होता है, ट्रांजिशनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मान लो अब कोई नया रूल आया तो जो ऑलरेडी उस रूल में चल रहा है वो अपने आप को नए रूल में कैसे कन्वर्ट करे, दिस इज द ट्रांजिशनल प्रोसीजर, ठीक है। आज फर्स्ट टाइम ये हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है तो इसको भी कर लो। जब 3-4 साल हो जाते हैं उसके बाद ट्रांजिशनल प्रोविजंस कोई नहीं पूछता, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो यस दे कैन आस्क। नाउ अब आपके पास क्या क्या पड़ा होगा मैम, पुराने वाले जो रूल्स थे ना उसके अंदर हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। उस स्टॉक को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन दिया गया कि भाई आप एक काम करो, इन स्टॉक के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो किस बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट आए थे, उनका इनवॉइस नंबर, आइटम नंबर, सब कुछ आप मंथली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, ओके। मैम किस में करें, मंथली स्टेटमेंट बाय लिंकिंग देयर पास्ट बिल्स ऑफ एंट्री इन द कॉमन पोर्टल पर मंथली स्टेटमेंट में सब कुछ वहां पर लिंक अप कर देना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आया, ये तो हो गया गुड्स की बात।
अगर हमने कोई बॉन्ड बनवा रखा है फिर क्या करें? तो अब क्या करना है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को बॉन्ड का जितना भी अमाउंट है रिकॉर्ड है कस्टम्स सॉरी बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी का कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करना है, अब कर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल द सिस्टम। अच्छा मैम, जो इस पर्सन को अब कुछ सर्टिफिकेट्स बना है तो वो कब तक लेने होंगे, अब वो देख लो। तो while the system architecture to provide information in the forms prescribed shall be in place from 1st March 2022, ये सब कुछ 1 मार्च 2022 से उन्होंने कहा भाई काम शुरू करो। तो इस ट्रांजिशन प्रोसेस को इजीली बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आपके लिए जितने भी जो आपको प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं वो 13 मार्च तक कर सकते थे। ठीक है, तो 13 दिन उनको दे दिए थे वहां पर कि जो भी प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट्स बना है आप यहाँ पर सबमिट कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट इज करंटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कि उनको रूल 5 फॉलो करना है। उसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बोला भाई आपको जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पशन दे देते हैं, टैक्सेस की एग्जाम्पशन दे देते हैं क्योंकि आपका काम यही है इंपोर्ट, आप बेसिकली यू आर डूइंग एनीथिंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, तो आपके लिए स्टूडेंट्स उनके लिए ये बोला गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए कि आप रूल 5 जो है उसको फॉलो करना। ठीक है, तो सिस्टम आर्किटेक्चर विद रिस्पेक्ट टू अबव रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईओयूज इज अंडर डेवलपमेंट। मैम इसके रूल्स हैं क्या, ये सारा सिस्टम जो है ना स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ ईओयू ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी बन रहा है। ठीक है, टिल सच डेट उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको जो प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट थे आप वो सबमिट कर देना, बाकी सब कुछ जो है दैट इज अंडर डेवलपमेंट। ओके, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे फाइनल लेवल पर। यस, तो टिल सच डेट प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट्स कैन कंटिन्यू टू बी सबमिटेड बाय द ईओयू जो उन्होंने गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं और उसके अगेंस्ट वो अपना आईआईएन जनरेट करवा लेंगे, दैट इज आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो सिर्फ एक अमेंडमेंट थी हमारी इन द केस ऑफ कस्टम ये अच्छे से समझ आई होगी। जरा 2 मिनट रुकना, इंपॉर्टेंट बात है। जिसको भी समझ नहीं आई प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, प्लस आपको मैंने नंबर दे दिया है, आपका डिस्क्रिप्शन है, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहां पे पूछ सकते हो कहीं भी, बस पेपर में अच्छा कर आना। ठीक है, पक्का? ओके ग्रेट। अब स्टूडेंट्स हमारी एक अमेंडमेंट जो है जीएसटी की वो रह गई थी। जीएसटी की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसने ना देखी हो देख लेना। सिर्फ एक अमेंडमेंट जीएसटी की रह गई थी, आइए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये थी डायनामिक क्यूआर कोड के रिस्पेक्ट में। मैम ये क्या है, देखो स्टूडेंट 2 तरीके के क्यूआर कोड होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब होता है जो अपडेट नहीं होता, डायनामिक मतलब जो कि विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो अपडेट करना उसको इजी रहता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिल्स पर ना डायनामिक क्यूआर कोड हम प्रिंट कर देते हैं कि भाई आप इसके जरिए पेमेंट कर देना। उन्होंने कहा सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर कि जहां पर भी जो wherever an invoice is issued to a recipient who is located outside India, यानी जो रेसिपिएंट है अगर वो इंडिया के बाहर रह रहा है और उसको हम सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, हम और कर कैसे रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स जो रेसिपिएंट की लोकेशन है, दैट इज आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया में है। लोकेशन यानी पर्सन वहां है, कहाँ करवा रहा है, वो इंडिया में करवा रहा है। सो पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन फॉरेन करेंसी थ्रू आरपीआई अप्रूव्ड मीडियम। तो वो वाला जो हमारा इनवॉइस है उसको हम विदाउट हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड भी इशू कर सकते हैं। मैम ये क्या है, एक बार दोबारा बता दो। डेफिनेटली बताती हूँ। देखो पहले क्या था इसमें, इन्होंने बोला था स्टूडेंट्स की देखिए जहां पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी हम जो सर्विसेज दे रहे हैं बट वो हम इंडिया में ही दे रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट केस ना डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। कब, अगर जो पेमेंट कर रहा है सप्लायर को वो पर्सन दैट इज इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अगर वो फॉरेन करेंसी में कर रहा है बेसिकली तो उसको डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसने यहाँ पर हमें बोला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये वाला जो सर्कुलर पहले आया हुआ था ना, इसमें एक डाउट था। क्या डाउट था कि मैम यहाँ पर जो पेमेंट मतलब यहाँ पे डाउट्स ये आते थे स्टूडेंट्स की मान लो वेदर द रिलैक्सेशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइसेस वुड बी अवेलेबल टू सच सप्लायर हु रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द रेसिपिएंट
आउटसाइड इंडिया थ्रू आरबीआई अप्रूव मोड्स ऑफ पेमेंट बट नॉट इन फॉरेन एक्सचेंज, वहां पर एक डाउट आता था कि भाई मान लो फॉरेन करेंसी में वो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, वो इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बल्कि हमारे आरबीआई के अप्रूव मोड्स के थ्रू ही कर रहा है, तो क्या तब भी ये रिलैक्सेशन है डायनामिक क्यूआर कोड वाली या तब नहीं है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है इन द सेट सर्कुलर वाज नॉट टू डिनाई रिलैक्सेशन इन दोज केसेस, तब भी हम रिलैक्सेशन देने से मना नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा वेदर पेमेंट अगर आरबीआई अप्रूव मोड में मिल रही है अदर देन फॉरेन एक्सचेंज, तब भी उसको ये रिलैक्सेशन मिलेगी। पहले ये था कि जो है फॉरेन एक्सचेंज में ना हो तब भी रिलैक्सेशन है, अब इन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे सब्स्टिट्यूट किया है वो ध्यान से सुनना। पहले वाला डन, सब्स्टिट्यूशन सुनना कि इन्होंने क्या करी है। सब्स्टिट्यूशन इज कि डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इनवॉइस। अब इसको हाइलाइटर से मार्क कर लो कि डायनामिक क्यूआर कोड कहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, जब स्टूडेंट्स हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं ऐसे रेसिपिएंट को जो कि इंडिया के बाहर है, प्लस सर्विसेज के लिए हम कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, और पेमेंट जो है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर INR जहां पर आरबीआई ने परमिटेड कर दिया, जिस भी हम मोड में दे रहे हैं उसको डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। मैम इसमें अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट बेसिकली क्लैरिफिकेशन है। पहले क्या होता था, डाउट होता था, पूछना पड़ता था, सर्क्यूलर्स आते थे, अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि देखो डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट कैसे भी हो रही हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज में चाहे INR में, जहां पर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, INR इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी, दोनों केसेस में अगर रेसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो डायनामिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं है और सप्लाई होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सॉरी, बस ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आता है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं जहां पर स्टूडेंट्स हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं उन पर्संस को जिन्होंने UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया हुआ था। अब एक बात बताओ, जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता था, जैसे कि कंसुलेट हो गए हमारे, ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज हो गई, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन थे? नहीं मैम, उनका तो ITC क्लेम हो सके इसलिए UIN दिया था। तो उन्होंने कहा स्टूडेंट देयरफॉर एनी इनवॉइस जो हम इशू कर रहे हैं UIN वाले पर्संस को जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, तो हम इसको क्या इनवॉइस मानेंगे? B2C मानेंगे, B2B नहीं मानेंगे। B2B होता है इन द केसेस ऑफ रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, वी विल कंसिडर इट एज B2C, और इसलिए इनके केसेस में भी डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। सो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू गाइस। आपको बेसिकली ये 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर करने हैं, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैम पेपर के लिए कोई टिप्स? यस, कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को एक तो स्किप करके मत आना। जो आंसर हमने क्लास में बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ है, जो आंसर लगता है लिख कर जरूर आना। माइंड में इतना रखना, यू आर गोइंग टू बिकम अ CMA। कल को क्लाइंट ऑफिस में आए, कांट से मुझे नहीं पता, कुछ तो बताओगे ना, वही बता देना, ठीक है। और आपको सब कुछ आता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। बस कल पेपर से आके फटाफट मुझे मैसेज कर देना कि मैम पेपर बहुत अच्छा हो गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।